जय हिंद साथियों। आज हम लोग साइंस में गुरुत्वाकर्षण पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण में जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एनटीपीसी में हम लोग वही देखेंगे, फालतू चीज़ नहीं। साइंस में अक्सर जो है कोई फालतू चीज़ नहीं होती है, हर चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है। कोई चीज़ कहाँ से पूछ लेगा कुछ निश्चित नहीं है, इसीलिए हम बेसिकली आपको पॉइंट टू पॉइंट बता रहे हैं। ठीक है, पॉइंट टू पॉइंट देते हैं, चैप्टर भी अटैच करते हैं, एक एक सीरियस से चल रहे हैं और आपको ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं जो अक्सर पूछा जाता है। हम इंपॉर्टेंट बता देते हैं कि ये इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए आप लोगों का जो है केयरफुल्ली आप लोग उसको, जिस क्वेश्चन को हम बताते हैं कि ये पूछा गया है उसको आप लोग सावधानी पूर्वक देखिए, मतलब अच्छे से देखिएगा, माइंड में उसको सेटअप कर लीजिएगा कि हाँ हमको ये क्वेश्चन टच करना है। और क्वेश्चन देखिए, हाँ वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है। आप लोग सोचते होंगे ऐसे वीडियो बन जाती, वीडियो बनाने में बहुत सारे सिस्टम करने पड़ते हैं और बहुत उसके लिए समय निकालना पड़ता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को देखकर उसको लाइक और सब्सक्राइब करने का प्रयास कीजिए। लाइक और सब्सक्राइब वही आप कर देंगे, वही हम लोगों को मेहनत होता है कि आपने मेरी मेहनत को सफल कर दी। लाइक कर दिए हैं तो सफल हो गया समझ लो। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। आज हम गुरुत्वाकर्षण आपको देते हैं, गुरुत्वाकर्षण में क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं और एनटीपीसी में अक्सर इससे एक दो क्वेश्चन जरूर आ जाता है। चलिए देखते हैं गुरुत्वाकर्षण क्या है। गुरुत्वाकर्षण यानी किसी के गुरुत्व केंद्र से जो मतलब आकर्षण मिलता है, या किसी वस्तु से, किसी दो वस्तुएं हैं, दोनों वस्तुओं के बीच यदि आकर्षण प्रतिकर्षण का है तो उसे हम आकर्षण बल कहते हैं। तो हमारी पृथ्वी जो है इसमें बहुत बड़ा आकर्षण का गुण पाया जाता है। पृथ्वी में यह आकर्षण का गुण जो होता है ये प्रकृति है किसी वस्तु को आकर्षित करने के। यदि इससे बहुत बड़ी वस्तु है, यदि इससे अधिक आकर्षण उसमें है तो उसको नहीं खींच पाएगी, लेकिन इससे छोटी वस्तु अगर है तो यह अपनी तरफ उसको आकर्षित कर लेती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि दो पिंडों के बीच लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है उनमें यह क्या होता है, गुरुत्व बल कहते हैं, इसे गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। यानी पृथ्वी के अंदर किसी वस्तु हम फेंक देते हैं तो क्या होता है, पृथ्वी ऊपर जाती है फिर नीचे आती है, चली आती है। तो इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर जाने के लिए हमें पलायन वेग का मान रखना पड़ेगा। इतना वेग रखो कि वो बस पृथ्वी पर लौट ना आए, इसके गुरुत्वाकर्षण से बाहर चली जाए, तो वो वस्तु यहाँ से नहीं आएगी, वापस नहीं आएगी। लेकिन जिस वस्तु का वेग बहुत कम है वो वस्तु वापस लौट आती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के अंदर गुरुत्वाकर्षण बल है। तो गुरुत्वाकर्षण आज हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण क्या है? दो पिंडों के बीच लगने वाला जो आकर्षण बल होता है, जैसे सूर्य तथा चंद्रमा के बीच लगने वाला बल है। सूर्य और चंद्रमा यानी सूर्य तथा पृथ्वी के बीच, सूर्य चंद्रमा या सूर्य चंद्रमा पृथ्वी के बीच। चंद्रमा पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, इसका क्या मतलब है, वो परिधि में चक्कर लगाता है। तो एक दूसरे के आकर्षण प्रतिकर्षण से बंधे हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो पृथ्वी सूर्य के आकर्षण प्रतिकर्षण से बंधी है और अपनी धुरी पर घूम रही है, प्लस सूर्य के चारों ओर भी चक्कर लगा रही है। तो यह आकर्षण बल है। तो पृथ्वी हम गुरुत्वाकर्षण में देखते हैं, गुरुत्वाकर्षण को हम स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। गुरुत्वाकर्षण को किससे? स्मॉल जी से प्रदर्शित करते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, यानी गुरुत्वाकर्षण स्मॉल जी से, इसका मात्रक क्या होगा? इसे हम कहते हैं गुरुत्वीय त्वरण। क्या कहते हैं? गुरुत्वीय त्वरण। स्मॉल जी को गुरुत्वीय त्वरण कहते हैं, जबकि गुरुत्वाकर्षण, मान लीजिए इसी को हम गुरुत्वीय त्वरण और गुरुत्वाकर्षण एक प्रकार से सेम है। ठीक है, तो ये जी हो आपका गुरुत्वीय त्वरण है। गुरुत्वाकर्षण इसी एक प्रकार से गुरुत्वाकर्षण नियतांक होता है। गुरुत्वाकर्षण न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण नियम भी दिया है। तो जी क्या है? गुरुत्वीय त्वरण है। तो जो वस्तुएं पृथ्वी के नीचे और गिरती हैं, पृथ्वी से ऊपर की ओर जाती हैं, उन पे गुरुत्वीय त्वरण कार्य करता है। गुरुत्वीय त्वरण एक यानी जी जो है क्या है, एक प्रकार का बल है। गुरुत्वीय त्वरण एक प्रकार का यानी त्वरण है, लेकिन ये गुरुत्वाकर्षण जो होता है ये बल होता है। गुरुत्वाकर्षण क्या होता है? बल होता है। तो गुरुत्वीय त्वरण जी, इसका मात्रक क्या होता है? गुरुत्वीय त्वरण का मात्रक क्या होता है? मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। जी का मान कितना होता है? जी का मान क्या होता है? जी का मान होता है, जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। क्या होता है? 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो जी का मान पृथ्वी पर, हम जब पृथ्वी पर आते हैं, पूछा जाता है
कि पृथ्वी पर जी का मान कहाँ पर अधिकतम होता है, कहाँ पर न्यूनतम होता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है। तो जी का मान आपका न्यूनतम कहाँ होगा, तो किन किन स्थानों पर होता है, ये ट्रिक से हम बता देते हैं, आपको कभी नहीं भूलेगा, आप हमेशा सही करके आएंगे और कन्फ्यूजन आपको बना रहेगा, तो ये कन्फ्यूजन हम दूर करते रहें। देखिए पृथ्वी में जो जी का मान होता है, पृथ्वी के अंदर जी का जो मान होता है, गुरुत्वीय त्वरण का मान जो होता है, गुरुत्वीय बल का जो मान है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है। तो अब पूछता है जी का मान कहाँ अधिकतम होता है, कहाँ न्यूनतम होता है। जी का मान सर्वाधिक कहाँ पर होता है, जी का मान सर्वाधिक होता है कहाँ पर, सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर। कहाँ होता है, ध्रुवों पर, ध्रुवों पर सबसे अधिक होता है। और कहाँ कहाँ पर न्यूनतम होता है जी का मान, अब सिर्फ एक ही जगह जी का मान जो है अधिकतम होता है, बाकी सब जगहों पर न्यूनतम होता है। इसको ध्यान में रखिएगा, सिर्फ ध्रुवों पर, कोई भी ऑप्शन आ जाए तो सिर्फ ध्रुवों पर अधिकतम होता है, बाकी सब जगह न्यूनतम होता है। अब क्वेश्चन पूछता है पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर, ऊपर, पृथ्वी से ऊपर जाने पर जी का मान पे क्या प्रभाव होगा। जी का मान क्या होगा, कम होगा कि अधिक होगा, तो कम होगा। क्या होगा, कम होगा। नीचे जाने पर क्या होगा, नीचे जाने पर जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, जी का मान कम होगा। ठीक है, ऊपर जाने पर जी का मान कम, नीचे जाने पर जी का मान कम। केंद्र पर क्या होगा, केंद्र पर पृथ्वी के केंद्र, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया, जी का पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान तो शून्य होता है। क्या होता है, शून्य होता है, शून्य। जी का मान क्या होगा, शून्य होगा। ठीक, ऊपर जाने पर कम, नीचे जाने पर कम, पृथ्वी केंद्र पर शून्य होता है। ठीक, ध्रुवों पर सबसे अधिक। और विषुवत रेखा पर पूछता है, विषुवत रेखा पर कम होता है, विषुवत रेखा पर जी का मान क्या होता है, जी का मान कम होता है, कम। ठीक, देखिए जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है, पृथ्वी पर ऊपर जाने पर जी का मान कम होता है, नीचे जाने पर कम होता है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान शून्य होता है। यदि अब क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि यदि पृथ्वी की गति को बढ़ा दिया जाए तो जी के मान में परिवर्तन क्या होगा, जी का मान यानी बढ़ेगा कि घटेगा। तो ऐसी स्थिति में जी का मान जो होता है, पृथ्वी की गति बढ़ा देने पर जी का मान कम हो जाता है। पृथ्वी की गति बढ़ाने पर, गति बढ़ने पर, पृथ्वी की गति बढ़ने पर जी का मान कम, जी का मान कम होता है, जी का मान कम होता है। और पृथ्वी की गति यदि कम कर दिया जाए तो जी का मान क्या होगा, जी का मान क्या होगा, जी का मान अगर पृथ्वी की गति कम हो जाती है जी का मान अधिकतम हो जाएगा, जी का मान अधिकतम हो जाएगा, जी का मान क्या होगा, अधिकतम होगा। ठीक है, जी का मान अधिकतम होगा। ऊपर जाने पर जी का मान, जी पृथ्वी का जो है ये क्या हो जाएगा, अधिकतम हो जाएगी। अगर पृथ्वी की गति कम कर देंगे तो जी का मान अधिकतम हो जाएगा। ठीक है, तो जी का मान चंद्रमा पर पूछता है, जी का मान कितना गुना कम हो या अधिक होता है। तो चंद्रमा पर जाने पर आपको जी का मान जो होगा, चंद्रमा पर जी का मान 1/6 रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/6। ठीक है, 1/6 जो है रह जाता है। कितना रह जाता है, 1/6। चांद पर अगर चंद्रमा पर आप पहुंच गए तो जी का मान क्या हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पर आपका भार जो है कितना गुना, 1/6 गुना वहां पर क्या हो जाएगा, भार कम हो जाएगा। भार कम होगा तो जी यहाँ पर भार कम होगा। क्या कम होगा, भार कम हो जाएगा,
भार कम होगा, द्रव्यमान नहीं कम होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, भार कम होगा, कम होगा, कम होगा, जबकि आपका द्रव्यमान क्या होगा, द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को कंफ्यूजन मत होइएगा कि चंद्रमा पर जी का मान कितना होता है, जी का मान 1/6, यहाँ के मान से 1/6 कम होता है, तो आपके भार कितना कम हो जाएगा, 1/6 कम हो जाएगा। और द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ेगा, द्रव्यमान पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, द्रव्यमान जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया और आप लोग कंफ्यूजन हो जाते हैं, कंफ्यूजन मत होइएगा। चंद्रमा पर जी का मान 1/6 और वहाँ पर भार क्या होगा, 1/6 कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1/6 कम हो जाएगा। कितना कम होगा, 1/6। द्रव्यमान वही रहेगा, द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि आप पृथ्वी पर 2 मीटर उछल रहे हैं, कितना, 2 मीटर, ये आप अगर लिखे नहीं हो तो लिख लीजिए, लिखना चाहें जो भी है। यदि आप मान लीजिए यहाँ पर 2 मीटर उछल रहे हैं, पृथ्वी पर 2 मीटर उछाल, आपका उछाल पृथ्वी पर है, पृथ्वी पर है, तो चंद्रमा पर कितना होगा, ये पूछता है। यदि आपका उछाल पृथ्वी पर 2 मीटर है तो चंद्रमा पर कितना होगा, सीधे से गुणा कर दो बस, ये 6 दूनी 12, यानी अगर 2 मीटर कूद रहे हैं तो चंद्रमा पर 12 मीटर उछाल होगा, 12 मीटर उछाल होगा। कितना उछाल होगा, 12 मीटर उछाल होगा। ठीक है, तो इस तरह से जी के मान के जो जी से संबंधित क्वेश्चन था यही है, यही पूछा जाएगा आपको, इसी में से आ जाएगा और इम्पॉर्टेंट है, बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको मिस मत करिएगा आप लोग। इसको कई बार देखिए, फिर एक बार दोहरा देते हैं कि गुरुत्वीय त्वरण जी का मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। कभी कभी ये ऐसे लिख देता है मीटर सेकंड -2, तो आप लोग कंफ्यूजन मत होइएगा, ये जब ऊपर जाता है -2 हो जाता है। तो जी का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। जी का मान सर्वाधिक होता है ध्रुवों पर, विषुवत रेखा पर जी का मान कम होता है। पृथ्वी की गति के बढ़ाने पर जी का मान घटता है कि बढ़ता है, घटता है। और पृथ्वी की गति कम करने पर जी का मान क्या होता है, अधिकतम होता है, जी का मान अधिकतम होता है। पृथ्वी के ऊपर जाने पर जी का मान क्या होता है, तो कम होता है। पृथ्वी के नीचे जाने पर जी का मान क्या होता है, कम होता है। पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान क्या होता है, 0 होता है। तो चंद्रमा पर जी का मान कितना कम होता है, 1/6 गुना कम हो जाता है। आपका भार वहाँ पर कितना कम होगा, 1/6। आपका द्रव्यमान कितना वहाँ पर रहेगा, द्रव्यमान वही रहेगा जो रहता है। ठीक है, तो इस तरह से जी से जो संबंधित क्वेश्चन है इस तरह से बनते हैं। आपको कहीं भी कंफ्यूजन आपको नहीं रहेगा, एक बार आप सुन लेंगे, 2 बार सुन लेंगे तो क्लियर है। अब इसमें देखते हैं सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, देखिए सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण हम लोग देख लेते हैं। सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण क्या है, इसे हम कैपिटल जी से, सर्वात्रिक गुरुत्वाकर्षण को कैपिटल जी से लिखते हैं। गुरुत्वाकर्षण, इसके पहले हम गुरुत्वाकर्षण नियम जान लेते हैं। गुरुत्वाकर्षण, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम, गुरुत्वाकर्षण नियम, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम क्या है। न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम पूछा जाता है, कई बार पूछ लिया है। दो स्थिर पिंडों के बीच लगने वाले आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, मान लीजिए आकर्षण का ही बल है, आकर्षण का बल दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी दो स्थिर पिंडों के बीच, जैसे चंद्रमा पृथ्वी है, दो पिंडों के द्रव्यमानों के, दो पिंडों के मतलब दो पिंड हैं चंद्रमा और पृथ्वी, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों m1 m2 मान लेते हैं, दोनों पिंडों के द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। और यह जो उनके दोनों के बीच बल लगता है, यह बल उनके दोनों पिंडों के अनुदिश होता है। तो इस तरह से हम देख लिए, तो बल क्या है, बल उस पर लगने वाला बल जो है यह बराबर हम कह सकते हैं, दो पिंड है m1 m2 है, तो इसका सूत्र न्यूटन ने निकाला, यह प्रोपोर्शनल m1 m2 अपान r स्क्वायर। देखो ये प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो एक नियतांक, सर्वात्रिक नियतांक, ये जी आपको जो दिए
मिल जाएगा जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, ये आपको सूत्र मिल जाए। ये पूछ लेता है कि ये सूत्र कौन सा है, न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम का जो सूत्र है क्या होता है। तो इसमें आपको बदल बदल के दे देगा, आप कंफ्यूजन हो सकते हैं। F बराबर जी m1 m2 अपान आर स्क्वायर। ठीक, अगर हम इसका जी का सूत्र, जी का मात्रक निकालें, इसे हम कहते हैं सर्वात्रिक नियतांक। जी को कहते हैं सर्वात्रिक नियतांक, सर्वात्रिक नियतांक। इसका मान कितना होता है, मान कितना होता है 6.67 गुणे 10 घात ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। इसका मान होता है सर्वात्रिक नियतांक जी का मान होता है 6.67 गुणे 10 घाते ऋण 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं इसका मान हो गया। तो ये तरह से इसका मात्रक भी देखो, जी का मात्रक क्या हो गया, यहाँ मात्रक भी देख लेंगे। ये मात्रक भी कभी कभी पूछ लेता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर। क्या हो गया, ये देखिए मात्रक भी हो गया इसका, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम स्क्वायर, इसका मात्रक भी हो गया। इस तरह से सर्वात्रिक न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण नियम किस पे लगता है, दो पिंडों के बीच लगता है। दो पिंड है, यानी इससे ये सिद्ध होता है कि अगर दो पिंड हैं तो उस पर आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल लगा होता है, और दूरी जो होती है उनके बल के व्युत्क्रमानुपाती होती है। न्यूटन ने इस प्रकार से सूत्र से कई चीज़ों का इस पे अध्ययन किया। इसी के आधार पर जो है आपके उपग्रह प्रक्षेपित किए जाते हैं, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के आधार पर। तो फिर आगे हम देखते हैं और क्या इससे संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। इसी से संबंधित केपलर का नियम है, केपलर का नियम ये पूछा गया, केपलर का नियम। इसी से संबंधित केपलर का नियम भी देख लेते हैं। केपलर के 3 नियम हैं, इन्होंने 3 उपग्रह से संबंधित 3 नियम दिए हैं। उपग्रह से संबंधित 3 नियम दिए हैं, 3 नियम। पहला नियम क्या है, पहला नियम क्या है इनका, केपलर ने पहला नियम क्या दिया था, प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। ये पहला नियम है, ये पूछ लेता है इस तरह से प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों ओर दीर्घ वृत्ताकार कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। दूसरा नियम क्या है, दूसरा नियम हम देख लेते हैं। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल वेग नियत होता है। प्रत्येक ग्रह का क्षेत्रीय चाल नियत रहता है। इसका मतलब क्या है, क्षेत्रीय चाल नियत रहता है, यानी प्रत्येक ग्रह जो है सूर्य के चारों ओर अगर चक्कर लगा रहा है तो क्या करता है कि वो उसकी चाल समान समय में समान क्षेत्रफल पार करता है। तो क्षेत्रफल यानी चाल नियत होती है, क्षेत्रफल जो पार करता है वो समान समय में समान। तो ये नहीं कि 1 घंटे ज़्यादा धीमे से फिर अगले घंटे तेज से, ऐसा नहीं होता। प्रत्येक ग्रह जो होते हैं एक चाल से चलते हैं, समान समय में समान क्षेत्रफल पार करते हैं, ये होता है। और तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम है कि किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, उसके परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है, दूरी के घन के अनुक्रमानुपाती होता है। ये देखिए इसका, ये तीसरा नियम केवल सूत्र पर ही पूछ लेता है। इससे आप अगर जानते हैं तो इस परिभाषा बना, प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग उसकी दूरी के वर्ग घन जिसे कहते हैं घन के
अनुक्रमानुपाती होता है, इसे कहते हैं तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती। इसे हम कह लेंगे किसी ग्रह का परिक्रमण काल का वर्ग, उससे परिक्रमण काल का वर्ग तथा प्रत्येक ग्रह से दूरी के घन मतलब है कि आर के त्रिज्या के तृतीय घात के अनुक्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो ये इसी तरह से सूत्र दे देता है। तो तीसरा नियम इस तरह से, इससे क्या है, इससे ये निष्कर्ष निकलता है कि कोई ग्रह जितना अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। ठीक है, जो ग्रह जितना अधिक दूरी पर होगा उसका परिक्रमण काल उतना ही अधिक होगा। जैसे यहाँ पर बुध जो होता है सबसे नजदीक है, बुध का परिक्रमण काल कितना होता है, परिक्रमण काल 88 दिन होता है, 88 दिन। ये सबसे नज़दीक है, इसीलिए ये सबसे नज़दीक है। ठीक है, और जो और दूर है इससे बढ़ता जाता है। हम आगे वीडियो देंगे आपको, सौरमंडल पढ़ाएंगे, बस कल या परसों पढ़ाएंगे तो आपको दे देंगे पूरा वीडियो कितने दिन में होता है। यहाँ पर बुध 88 दिन, और जैसे जैसे बढ़ते जाते हैं दूरी वैसे वैसे परिक्रमण काल बढ़ता जाता है, तो वर्षों में भी चला जाता है, 165 वर्ष तक आता है लास्ट वाले का। इस तरह से परिक्रमण काल बढ़ जाता है। ठीक है, तो इस तरह देख लेते हैं। अब हम देखते हैं कृत्रिम उपग्रह। जो कृत्रिम उपग्रह होते हैं, भूतुल्यकालिक उपग्रह क्या होते हैं, वो कैसे क्या कार्य करते हैं। भूतुल्यकालिक उपग्रह या उपग्रह क्या होते हैं, सैटेलाइट उपग्रह। सैटेलाइट उपग्रह क्या करते हैं, उपग्रह जो होते हैं यदि पृथ्वी की कक्षा में, पृथ्वी के अति समीप, पृथ्वी के समीप कोई उपग्रह है, पृथ्वी के समीप कक्षा में यदि कोई उपग्रह चक्कर लगा रहा है, वो कितने चाल से चलेगा, उसकी चाल क्या होती है, उसकी चाल होती है 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होती है। कितना होती है, 8 किलोमीटर। यदि पृथ्वी के समीप कक्षा में कोई कक्षा में चक्कर लगा रहा है, कक्षा में चक्कर लगा रहा है, चक्कर लगा रहा है, तो उसकी चाल कितनी होगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होगी। कितना होगी, 8 किलोमीटर प्रति सेकंड। यदि कोई उपग्रह यदि इस कक्षा से बाहर जाना चाहे तो उसका कितना चाल और इसका बढ़ा दिया जाए कि यह अपनी कक्षा को छोड़कर चला जाए, तो ये पूछा जाता है। तो ये √2 गुना अगर इसकी चाल बढ़ा दिया जाए, कक्षी वेग का √2 गुना अर्थात 41% अगर इसकी चाल को बढ़ा दिया जाए, यह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया। यदि कोई पिंड कक्षी चाल में, अपने कक्षी चाल में है, पृथ्वी की कक्षा में गति कर रहा है, तो उसकी चाल को कितना गुना बढ़ाया जाए कि वह अपनी कक्षा को छोड़कर पलायन कर जाए, √2 गुना अर्थात 41%। ठीक है, कोई कृत्रिम उपग्रह कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। कृत्रिम उपग्रह जो आपका होता है, कृत्रिम उपग्रह की ऊंचाई क्या होती है, पूछा गया है, इंपॉर्टेंट है। कितनी ऊंचाई पर होता है, तो 36,000 किलोमीटर पर, 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है कोई भी उपग्रह। आपका संचार उपग्रह जो है, टेलीविज़न का जो उपग्रह है, जो आप टीवी रेडियो देखते हैं, जो आता है सबको, ये सब सारी चीज़ जो है ये दूरदर्शन का उपग्रह होता है, टेलीविज़न का उपग्रह छोड़े जाते हैं, उसी से आपको सब कुछ मिलता है। ये 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। कोई पिंड, किसी पिंड का, किसी वस्तु को अगर पलायन करना है, यहाँ उसका पलायन वेग का मान कितना होता है, पलायन वेग का मान कितना होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया। पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान कितना होता है, पलायन वेग का मान होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान कितना होता है, चंद्रमा पर पलायन वेग का मान, पलायन वेग का मान इंपॉर्टेंट है, इसको जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है, 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड। चंद्रमा पर पलायन वेग का मान 2.4 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, इस तरह से देखिए, ये हो गया आज का वीडियो पे हम इतना ही। फिर नेक्स्ट दिन देंगे आपको। आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, यही हम लोगों की मेहनत है।
प्लीज़ आप बार बार वीडियो देखिए, 2 बार 3 बार देखेंगे और इतने अच्छे से याद हो जाएगा, शायद आपको और कहीं पढ़ने पर कन्फ्यूजन हो जाए। लेकिन इसको अगर 2 बार 3 बार वीडियो देख लिए तो श्योर है आपके माइंड में ज़रूर सेटअप हो जाएगा और आप श्योर सक्सेस हो जाएंगे। धन्यवाद, थैंक यू।